नमस्कार बच्चों, हिंदी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अपनी पहली कविता चांदनी रात पढ़ेंगे। चांदनी रात यह कविता मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी हुई है। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ। उनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुई। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के एक महत्वपूर्ण कवि रह चुके हैं। खड़ी बोली यह एक बोली का प्रकार है। बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने अधिकतर काव्यों में भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय भावनाओं के दर्शन कराए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऐतिहासिक, पौराणिक और प्राकृतिक विषयों के संबंध में भी रचनाएं लिखी हुई है और वे बहुत प्रसिद्ध भी है। प्रस्तुत जो कविता है वह कविता उन्हीं की रचित पंचवटी इस खंड काव्य से ली गई है। खंड काव्य मतलब किसी एक प्रसंग को लेकर काव्य की रचना करना। जैसे कि रामायण यह एक महाकाव्य है। इसमें राम की पूरी जीवनी हमें मालूम होती है, मगर राम के जीवन की कुछ प्रसंग है, जैसे कि राम की बाल लीला है, या फिर राम का वनवास गमन है, या फिर राम का रावण वध है। तो इन प्रसंगों के बारे में अगर रचना की गई तो उन्हें खंड काव्य कहते हैं। तो इसी प्रकार यह पंचवटी खंड काव्य से ली गई यह कविता हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता में जब राम पंचवटी में वनवास जाने के बाद जब पंचवटी में उनका वास था, तो वहाँ पे एक चांदनी रात का सुंदर वर्णन इसमें आया हुआ है। तो देखते हैं कविता चांदनी रात। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। कवि क्या कहते हैं? चारू मतलब सुंदर। इस एक जो रात है वह इतनी सुंदर है कि इस रात में सुंदर चंद्र की जो किरणें हैं वह हर तरफ जल थल मतलब जमीन पर, पानी में हर तरफ खेल रही है। और यह जो चंचल किरणें हैं वह एक जगह नहीं बैठ रही, वह हर तरफ खेल रही है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। और यह जो चांदनी है वह बहुत ही स्वच्छ और सुंदर है, और वह धरती पर, अवनी मतलब धरती पर तो बिछी हुई ही है, परंतु अंबर तल में, अंबर के हर तरफ भी फैली हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पुलक मतलब खुशी, हरित मतलब हरा भरा, और तृण मतलब घास, तरु मतलब पेड़। तो कवि इस स्टैंजा में क्या कहते हैं कि धरती जो है अपनी खुशी प्रकट कर रही है। किस तरह से खुशी प्रकट कर रही है कि उनके जो हरी भरी घास है, उन घासों के जो नोक है, उन नोकों से यह खुशी प्रकट कर रही है। और जो पेड़ है वह भी मानो खुशी से झूम रहे हैं। जो इस रात मंद मंद पवन बह रही है, उन पवन के झोंकों से यह पेड़ भी झूम रहे हैं और मानो अपनी खुशी बता रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। है स्वच्छंद सुगंध सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। कवि कह रहे हैं कि यह जो चांदनी है कितनी स्वच्छ और सुंदर है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है, बहुत ही मन को भा रही है। और निस्तब्ध निशा मतलब जिसमें कोई भी आवाज नहीं, निस्तब्ध मतलब एकदम शांत, बिना स्वर के, बिना आवाज के। निशा रात,
स्वच्छंद मतलब मुक्त, गंध मतलब सुवास, निरानंद मतलब आनंद के बिना। तो कवि क्या कहते हैं, यह जो चांदनी रात है बहुत ही सुंदर और स्तब्ध है, स्वच्छ है, और यह जो रात है एकदम शांत है, इसमें कोई भी आवाज या स्वर हमें सुनाई नहीं दे रहा है, और सुगंध जो है वह मंद मंद और मुक्त रूप से हर तरफ फैला हुआ है। तो ऐसे में अगर ऐसी कोई दिशा है कि जहाँ आनंद नहीं हो, मतलब कवि क्या कह रहे हैं कि ऐसी रात में ऐसी कोई भी दिशा नहीं है कि जहाँ पे आनंद ना हो, हर तरफ आनंद ही आनंद है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कवि कहते हैं कि इतना सब होने के बाद भी जो सृष्टि है उसके कार्यकलाप जो है वह बिल्कुल भी बंद नहीं हो गए हैं, सब शांत है, स्तब्ध है, फिर भी रात के जो कार्यकलाप है वह चल ही रहे हैं। पर वह कैसे चल रहे हैं, एकांत भाव से, चुपचाप, अपने अपने ढंग से, शांत तरीके से अपने अपने काम जो कार्यकलाप है वह चल रहे हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। वसुंधरा मतलब धरती, रवि मतलब सूर्य। तो कवि कहते हैं कि जब सबके सो जाने के बाद, मतलब रात में वसुंधरा जो है, धरती जो है वह मोती बिखेर देती है। यहाँ पर मोती चांद सितारे जो हमें आकाश में दिखाई देते हैं उनको कहा गया है। तो कवि की यह कल्पना है कि रात में धरती जो है वह आकाश में हर तरफ चांद तारों को फैला देती है, मतलब इन्हें मोती कहा गया है, मोतियों को फैला देती है, बिखेर देती है। किंतु जब सवेरा होता है और सूरज आता है तो सूरज क्या करता है, वह सब मोती जो है बटोर लेता है। कितनी सुंदर कल्पना यहाँ पे की है। सवेरा होने के बाद सूर्य की किरणों से या प्रकाश से सब चांद तारे हमें गायब हो जाते हैं, हमें नहीं दिखाई देते। तो इसकी कल्पना कवि ने कैसे की है कि मानो रवि वह सब जो मोती है, चांद सितारे हैं, वह बटोर लेता है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। और आगे कवि क्या कहते हैं, जो सूर्य जो है वह सब चांद सितारे मोती जो बटोर लेता है वह किसे देता है, संध्या को दे देता है। और क्यों दे देता है, कि संध्या उसे आराम करने के लिए भेजती है। आराम करने देने वाली यह जो संध्या है, विरामदायिनी मतलब आराम देने वाली। रात को सूरज नहीं होता, यह इसका कवि ने इसकी कैसी कल्पना की हुई है कि यह जो रात है, संध्या है, वह रवि को आराम करने के लिए भेजती है। इसलिए यह सूर्य जो है वह बटोरे हुए सारे मोती उसको दे देता है। कितनी सुंदर कल्पना यहाँ पे की गई है। और फिर जब शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं तो वे फिर से मोतियों का आभास कराने लगते हैं, और रात को यह जो चांद तारों के मोती जो है उनके प्रकाश से हर तरफ प्रकाश फैल जाता है और धरती को एक नया रूप मिलता है, मानो ऐसे यहाँ पे कल्पना कवि ने की हुई है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना,
उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। इसका क्या मतलब है कि इस पंचवटी की छाया में, यह जो पंचवटी भाग है, उस पंचवटी में एक सुंदर सी पन्नों की एक कुटीर मतलब कुटिया बनाई हुई है। जो वहाँ पे कुटिया बनी है उसके सम्मुख मतलब उसके सामने एक बड़ी सी स्वच्छ शिला पर, एक पत्थर जो है शिला, उसके ऊपर कोई एक धीर वीर निर्भीक मना मतलब उसके ऊपर एक कोई दृढ़ और निडर योद्धा वहाँ पे बैठा हुआ है उस शिला पर। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। इसके बाद कवि कहते हैं कि इस चांदनी रात में और आधी रात में यह कौन धनुर्धर जाग रहा है। यहाँ पे सब तरफ शांति है, मंद मंद हवा बह रही है, तो ऐसे वातावरण में यह कौन धनुर्धर यहाँ पे जाग रहा है। और मानो यह कैसे लग रहा है कि कोई यह भोगी गृहस्थ जो है वह एक सन्यासी सा बना हुआ यहाँ पे दृष्टिगत होता है, मतलब दिखाई देता है। यह एक गृहस्थ, साधारण सा गृहस्थ है, किंतु यह सन्यासी योगी सा दिखाई दे रहा है। ऐसा यह कौन यहाँ पे बैठा हुआ है। तो इस तरह से इस कविता में एक चांदनी रात का सुंदर वर्णन यहाँ पे आया हुआ है। आशा है आप सभी को यह समझ में आया होगा। अगली वीडियो में एक फिर से नया पाठ लेकर मैं प्रस्तुत होंगी। तब तक धन्यवाद।